नमस्कार मित्रों। विभाजन, भारत विभाजन, इसको लेकर मैंने अक्सर कलम उठाई है। अक्सर मैंने प्रयास किया है कि सारी गाथा को, सारी विभाजन विभीषिका को कभी एक ही लड़ी में, एक श्रृंखला में बांध सकूं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। अब तक मित्रों मैं इस विषय पर 15 पुस्तकें दे चुका हूँ। कलम थकी नहीं है और अभी भी ये एहसास होता है कि बहुत कुछ अछूता रह गया है जिसे अभी तक बयान करना ज़रूरी है। इन रचनाओं में मैं दो पुस्तकों का उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा। पहली जो मुझे उल्लेखनीय लगती है कि मुझे उसकी चर्चा ज़रूर आपसे बांट लेनी चाहिए, वो एक पुस्तक है मेरी जिसमें बिछुड़े लोग के नाम से वो प्रकाशित हुई है। और उसमें पुस्तक में सबसे ज़्यादा विवरण एक बात का है। वो बात क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो बात है कि बिछड़े लोग जो है वो एक प्रकार से उन महिलाओं की दास्तानें हैं जो विभाजन से एक दिन पूर्व या विभाजन के एक दिन बाद अपने परिवारों से बिछुड़ गई थी। और स्थिति ये है कि अब तक जो सरकारी रजिस्ट्रों में जो दाखिल हुए हैं तथ्य, उनके अनुसार लगभग 85,000 महिलाएं आज भी लापता हैं। और जो मिली हैं वो हालात से इतना समझौता कर चुकी हैं कि जहां हैं वहीं ज़िंदगी काट दें, ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे मामले ऐसे भी सामने आए जब एक केंद्रीय कार्यालय बना था सीमा के ऊपर मृदुला साराभाई के नेतृत्व में, जिसमें महिलाएं जो लापता थी वो अपने परिवारों की तलाश में वहाँ पर आती थी और उधर से लापता अपने परिवारों की तलाश में भाई बंधु भी आते थे। तो बहुत सारे मामलों में ऐसे भी सामने आए, कई विचित्र घटनाएं सामने आई कि जहां सगे भाइयों ने अपनी बहनों को लेने से इनकार कर दिया। आधार सिर्फ ये कि ये किसी मुस्लिम परिवार में रहकर आई है और इसके साथ क्या क्या हुआ होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। अब हम इसको ले भी जाएंगे तो ये हमारे घरों में, हमारे परिवेश में जाकर सिर्फ दुखों का कारण बनेगी। हम इसकी जो भी सहायता कर सकते हैं वो हम देकर शिविर में इसको वापस भेज रहे हैं। तो ऐसी दास्तानें भी बहुत ज़्यादा हैं और ऐसी दास्तानों में एक मैं कहानी आपसे पहले बांट चुका हूँ, जगमाई की कहानी। वो एक लंबी दास्तान है, उसे फिर कभी दोबारा दोहरा लेंगे। लेकिन ये ऐसी घटनाएं जो हैं, उन 85,000 महिलाओं की दुखद घटनाएं, वो अब तक 80 वर्ष बाद भी हवा में, हमारे परिवेश में, भारतीय उपमहाद्वीप के परिवेश में तैर रही हैं और हमें उनकी आंखों में जो अंकित उत्तर है, जो प्रश्न है ढेरों, उनका उत्तर नहीं मिल पा रहा। और मित्रों ये भी है कि इसमें बहुत सारी अब दम तोड़ चुकी हैं। कुछ दिल्ली में आकर दम तोड़ चुकी हैं, भारत में आकर दम तोड़ चुकी हैं, कुछ वहाँ पर भी दम तोड़ चुकी हैं। संख्या कितनी रह गई है, कितनी शेष बची है संख्या अपनी पीड़ाओं को अपने अंदर ही समेट कर बिलखने के लिए, इस बात का सही अनुमान आज भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये बिछड़ी औरतों वाली जो घटनाएं हैं ये अब तक कचोटती हैं कि इनका पूरा विवरण कहाँ से आए। दूसरी जो पुस्तक मुझे बार बार कचोटती है उसका शीर्षक मैंने अजीब सा दिया था कि विभाजन का बेताल। कि ये बेताल है, हम कंधे से उतारते हैं, ये फिर आकर कंधे पर सवार हो जाता है, क्योंकि ढेरों प्रश्न वो हमसे पूछ लेता है रास्ते में। हम उत्तर देने पे विवश हो जाते हैं और उत्तर देते ही वो फिर उसी डाल पर, विक्रम और बेताल की कथाएं आपने पढ़ी होंगी, फिर बेताल चला जाता है, फिर हम उसको लेने के लिए जाते हैं। तो ये सारी जो कथाएं हैं जितनी भी विभाजन से जुड़ी हुई, मित्रों ये बहुत ज़्यादा आंदोलित करती हैं। और सबसे बड़ी आंदोलित बात वो करती है जब 1948, शायद 1948 की बात ही है, जब एक समझौते के तहत दोनों प्रधानमंत्रियों ने, भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के नवगठित
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये फैसला किया कि हमें जाना चाहिए, दोनों देशों में साझी यात्रा करनी चाहिए ताकि स्थितियां शांत हो जाएं। तो मैं एक ही घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि ये दास्तानें कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। वो घटना है जब लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, नवगठित पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, दोनों एक खुली जीप में निकले ताकि लोगों को शांति का संदेश दे सकें। और वो सबको आश्वासन दे रहे थे कि आप जहाँ जहाँ हैं वहीं रहें, हम लोग आपके हितों की पूरी तरह से रक्षा करेंगे। और शांति स्थापित करने का आग्रह उन दोनों की जो जितनी भी सभाएं हुई सब में किया गया। रास्ते में जब दोनों एक खुली जीप में जा रहे थे तो रास्ते में एक बुढ़ी आगे आ गई, उनकी जीप के आगे। अब सारे एकदम सख्ते में आ गए, सारे उनके जो रक्षक थे, अंग रक्षक, उन्होंने इस बुढ़िया को उठाने का प्रयास किया, लेकिन नेहरू ने रोका, लियाकत ने भी रोका, इसको अपनी बात कहने का मौका था दो। और बुढ़िया ने एक कहा, वे लियाकत, तू तो बड़ा लायक थे, तुम बहुत योग्य थे, तेरा नाम ही लियाकत है, तेरे से और कौन लायक हो सकता है। और पंडित जी महाराज, आपको सुना है कि आपको तो बहुत बड़ा देश मिल गया, आप उसके प्रधानमंत्री हो। अरे मेरी एक छोटी सी विनती है कि मेरी पोती को कुछ गुंडे उठा कर ले गए हैं, दो प्रधानमंत्री बैठे हैं, मैं दोनों से हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, मेरी पोती मुझे लाकर दे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊँगी, दुआएं दूंगी आपको। और जब ये दोनों सुने तो दोनों की आंखों में नमी आ गई, आंसू आ गए, और दोनों के लिए बड़ा मुश्किल हुआ। और उन्होंने ये कहा कि अच्छा अम्मा, हम दोनों ही प्रयास करेंगे ये हो जाए। लेकिन वो कहने लगी, मुझे पता है तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, और मैं ये आप दोनों को ही शाप देती हूँ कि आप दोनों जिस भी रूप में रहो बहुत दुखी रहो, क्योंकि आपने मेरा दुख जो है वो समझा नहीं है। और इसी प्रकार से एक आगे बुढ़ा भी आ गया, उसी काफिले के आगे लाठी टेकता हुआ, उसकी भी कुछ ऐसी फरमाइश थी। और जब दोनों बातें सामने आई तो उसके बाद ना नेहरू सो पाए उस रात, ना लियाकत सो पाए, और दोनों ही अपने अपने कक्ष में जाकर बुरी तरह से उदासी के मन में टूटे हुए दिल से अपने लम्हे बिताते रहे। तो मित्रों, ये घटनाएं जो हैं जहाँ वर्णित हैं, जहाँ सत्य कथाएँ हैं, सत्य कथाओं के रूप में वर्णित हैं, वहाँ दुखद भी हैं कि ये कैसे सब कुछ हुआ। और दूसरा सवाल एक और छोड़ गई हैं कि हमारे वो नेतागण जो बहुत ही प्रबुद्ध भी थे और राजनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित भी हुए, बड़े बड़े सैद्धांतिक विवेचन भी उन्होंने दिए, वे लोग उस दिन 14 अगस्त को और 13 अगस्त को और 15 अगस्त को कितनी हड़बड़ी में थे कि कहीं ये टल ना जाए। वो उनकी हड़बड़ी जो है आज भी अक्षम्य मानी जाती है इतिहास की नज़रों में, क्योंकि तब तक वास्तविक स्थिति ये थी कि जिस दिन पंडित नेहरू लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को और उससे पहले अर्धरात्रि के वक्त संसद के केंद्रीय अध्यक्ष में द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नामक अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, उस वक्त उनको भी पता नहीं था कि उनका देश, बचा खुचा देश, कहाँ तक फैला हुआ है, सीमाएं तय नहीं हो पाई थी। और जिन्ना जब गरज रहे थे अपनी उपलब्धियों पर कराची में 14 अगस्त को, एक दिन पहले, तो उनको भी ये मालूम नहीं था कि उनका नया पाकिस्तान, उसकी सीमाएं क्या हैं। क्योंकि वास्तविकता ये है कि जो रिपोर्ट उस शख्स ने तैयार की थी, सारी की सारी विभाजन की अंतिम रिपोर्ट, वो 13 को भी तैयार नहीं थी, 14 को भी नहीं थी, 15 को भी नहीं थी, और वह रिपोर्ट रेड क्लिफ ने 17 तारीख को सौंपी थी। उससे पहले पता ही नहीं था कि कौन सा क्षेत्र किस देश का हिस्सा है। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें बड़ा कचोटती हैं, उद्वेलित करती हैं, और ये मांगती हैं बहुत सारे ढेरों प्रश्नों के उत्तर जो अभी भी बकाया हैं। शुक्रिया।